ये एक वर्ड मैंने सुना बहुत लोगों के मुंह से कि प्री लीज्ड प्रॉपर्टी, मतलब उसका मतलब क्या होता है? प्री लीज प्रॉपर्टी बेसिकली कमर्शियल टर्म्स में यूज होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो किसी बैंक को या किसी ब्रांड को, लाइक मैकडोनल्ड, पिज्जा हट को रेंट आउट है लंबे समय के लिए, तो वो एक प्री लीज प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट एक सर्टेन रिटर्न के अगेंस्ट कोई भी बायर जो सेफ रिटर्न जैसे बोलते हैं, सेफ रिटर्न है, तो प्री लीज प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जिसका एक पैसिव इनकम की फॉर्म में उनको रिटर्न्स लॉन्ग टाइम के लिए रिटर्न्स एश्योर्ड हो जाते हैं। उसको प्री लीज प्रॉपर्टी, वी कॉल इट प्री लीज प्रॉपर्टी। ओके, गॉट इट। और इसमें ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हम आरओआई बोलते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होता है? कॉमर्शियल में आरओआई रिलेटिवली रेजिडेंशियल से बेटर होता है, बट बैंक्स और बड़े ब्रांड्स आपको वो रिटर्न कम देते हैं, बट पीस ऑफ माइंड ज्यादा होता है, बिकॉज 5+4 9 ईयर्स इज द मिनिमम पीरियड ऑफ लीव इन लाइसेंस। लॉन्ग लीज फिर उसके बाद में 5 ईयर्स के बाद +4 ईयर्स में उसको मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव इन लाइसेंस बोलते हैं। तो अगर बैंक को देते हैं तो बैंक से रिटर्न कम आता है, बट वो पैसिव इनकम सोर्स जो एश्योर्ड होता है। और ओके, सो आपके हिसाब से आप मुझे अगर एडवाइस करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे कि आरओआई कौन सी प्रॉपर्टी में फास्ट आता है, ऑफिस स्पेस में या रिटेल शॉप में? कॉमर्शियल में भी दोनों चीजों में बता दूं कि अगर रिटेल शॉप होगी तो उसमें रिटर्न अच्छा आता है। अगर आपने अच्छे ब्रांड को चूज किया है तो आपने सिक्योरिटी देखी है, तो सिक्योरिटी देखने के बाद रिटर्न थोड़े रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन लंबे समय तक के लिए आपके श्योर रिटर्न हो जाते हैं। और कोई ब्रांड जो आपको रिलेटिवली बी क्लास सी क्लास ब्रांड है तो रिटर्न अच्छा देते हैं, और आपको हर 2 साल 3 साल 4 साल में दे माइट चेंज, द टेनेंट चेंज होते रहते हैं। अगर आपका लोकेशन अच्छा है कमर्शियल प्रॉपर्टी का तो आपको टेनेंट का कभी भी डर्थ नहीं होता है, कमी नहीं होती है। यू कैन कीप चेंजिंग द टेनेंट्स एंड गेटिंग द रिटर्न बेटर देन द गिविंग टू द बैंक। और मैंने बड़े बड़े नाम लिए जैसे मैकडोनल्ड है या कोई बहुत बड़ा ज्वेलर है, तो रिटर्न कम आते हैं, लेकिन आपको लंबे समय तक शॉर्ट रिटर्न मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये कंफ्यूजन है कि रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लीज, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट एक ही बात है। लीव इन लाइसेंस जो है वो सिर्फ 5 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स एक्सटेंडेड 9 साल का होता है। फिर उसके बाद लीज होती है। लीज जो है वो एक लॉन्ग लीज होती है। लॉन्ग लीज के लिए इनफैक्ट लीव इन लाइसेंस एग्रीमेंट इज ओनली 5+4 द ओनली allowed format to get it registered. ओके, सो जो लॉन्ग लीज में प्रॉपर्टीज लगी हुई होती है उसका आरओआई जो कैलकुलेट करते हैं हम, जैसे आपने बताया कि कैसे कैलकुलेट होता है, वो फॉर्मूला से अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें सिर्फ रेंट कैलकुलेट होता है, उसकी लॉन्ग लीज है तो अप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करा जाता है? ये गुड क्वेश्चन, और उसका प्रॉपरली आंसर देता हूँ सबको समझ में भी आएगा। आरओआई कैलकुलेशन होता है कि आपको जो डिपॉजिट्स है, जो 6 महीने का या 10 महीने का एक डिपॉजिट होता है, रिफंडेबल डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट नहीं देना होता है, वो भी आपकी किटी में आरओआई में इंक्लूड हो जाता है। और यूजुअली 3 साल में 15% का हाइक और एस्केलेशन होता है 5% पर ईयर का। सपोज किसी आप बैंक को या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को देने जा रहे हैं तो रिलेटिवली वो उसकी टर्म्स अपने हिसाब से कम भी हो सकती है, 3% का भी 20 साल का देते हैं। नॉर्मली अगर आपने किसी नॉन ब्रांडेड या किसी फर्दर और अदर देन एस्टेब्लिशमेंट को दिया है तो 10% पर ईयर का भी आपको एप्रिसिएशन उसमें रहता है। ओह वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि 10% तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है एंड काफी अच्छा। बट द टेनेंट कीप चेंजिंग एवरी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, so return is higher, but consistency is slow. We have to look out the tenant every second year, every third year. Agar you want a longer period tenant and the sound tenant like establishment 5+4, so return would be lesser. The peace of mind would be more than you have to be. You don't have to worry about the दूसरा टेंट देखना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। You understand? I understood। तो मैं वही बोल रही हूँ आपको कि मतलब जो लॉन्ग लीज पे हम आरओआई कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो आप मतलब जो आप बता रहे हैं वहां से मैं मोटा मोटा ये समझ रही हूँ कि आरओआई कैलकुलेट लॉन्ग लीज पे बेटर होती है रेदर देन गोइंग ऑन अ शॉर्ट टर्म। आरओआई रिटर्न अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पे अच्छा होता है। शॉर्ट पे अच्छा होता है। ओके, क्विक रिटर्न, फास्ट रिटर्न। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ये होता है कि आपको यू कीप चेंजिंग द टेनेंट्स एवरी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और लॉन्ग लीज पे आपको अगर किसी बैंक एस्टेब्लिशमेंट को दिया तो नेवर एंडिंग लीज है, तो हमेशा कभी खाली नहीं होने वाला, फिर रिन्यू हो जाएगा, फिर रिन्यू हो जाएगा।
और उसमें मेंटेनेंस और टैक्सेस का कैसे कैलकुलेशन मेंटेनेंस होता है? वो भी टर्म्स कंडीशन जो है एब्सोल्युटली कस्टमाइज होती है। उसमें जो मेंटेनेंस वैसे नॉर्मली ओनर के पार्ट पे ही होता है। वो ऑल पैकेज है वो लीवर लाइसेंस एग्रीमेंट इज ऑलवेज कस्टमाइज डॉक्यूमेंट टू बी पेन डाउन बिटवीन द टू लेसी एंड द लेसर। तो उसके हिसाब से नेगोशिएशन पार्ट पे होता है कि क्या क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं इंक्लूड होगा। बट उसमें जो डिपॉजिट आता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है, वो ओनर यूज करता है उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, तो उसमें कोई टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं हो जाता? डिपॉजिट में तो कोई टैक्स वो तो रिफंडेबल है। रिफंडेबल है, इसके लिए कोई हाँ, टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं? जीएसटी इज एप्लीकेबल, वो टैक्सेशन के ऊपर है वो। एंड इनकम टैक्स डेफिनेटली इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल एज पर द लॉस। ओके, तो आप ये बताइए कि जैसे हम आरओआई की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें एक आगे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आरओआई कैलकुलेशन बेटर या रिटर्न से ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें या छोटी छोटी मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और प्रॉफिट, मतलब जो आप समझ रहे हैं मेरे सवाल? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। ज्यादा किस में मिल जाता है? सपोज आपके पास 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, तो एक यूनिट में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप उसको 5 ब्रैकेट में करेंगे। तो उसमें आप क्या होगा, शॉर्ट टर्म में वेरिएशन कर सकते हैं। 15 करोड़ का डिवाइड कर लेंगे तो आप 4-5 टेनेट्स को वेरिएट कर सकते हैं, कहीं पे ब्रांड हो गए कहीं नॉन ब्रांड। तो आपका जो कलेक्टिवली इनकम है वो डेफिनेटली अप्रिशिएट हो जाती है, इनहैंस हो जाती है। इट्स अ गुड पॉइंट। उस पैसे को आप बहुत सारे पॉकेट्स में डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करें वेरियस लोकेशंस पे। और अगर मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा है जो कमर्शियल की है, तो उस पे मैं कैसे आरओआई कैलकुलेट करूंगी? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में आरओआई का रिटर्न ये होता है, अगर कमर्शियल आपने लिया है तो आपको एक रेट का एडवांटेज मिलता है और आप उसमें एन नंबर प्रॉपर्टीज ले रहे। तो अगर कमर्शियल के आपको चाहते हैं, कमर्शियल बहुत रेयर होता है कि रोड साइड शॉप्स आपको मिल पाएगी। उसका डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई वेरी वेरी लेस। रोड साइड शॉप्स बहुत कम है, मिल जाती है अगर रोड साइड शॉप आपको। तो उसमें आप एक सब लेने के बाद में 2 शॉप, उस बजट में जो एक शॉप लोगे आप रेडी पोजीशन में, आप 2 शॉप ले सकते हो। एक शॉप को लेकर के आप अपना लेवरेज कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो कॉस्टिंग को। तो ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नॉट टू मिस काइंड। ओके, अच्छा चलिए, आज अभी आपसे इतनी बात मैं कर ही रही हूँ, तो मेरे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए एक रियल एग्जांपल आपसे लेना चाहूंगी। सपोजिंगली एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसमें मेरा 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो एक रियल एग्जांपल के फॉर्म में आप मुझे आरओआई कितना मिल सकता है बता दीजिए प्लीज। 50 लाख कमर्शियल के लिए बहुत कम है। इनफैक्ट मैं आपको मुंबई सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं 1 करोड़ रुपीज अगर आपने कॉमर्शियल में इन्वेस्ट किया है, तो या रेजिडेंशियल में करोगे तो उसमें 30,000 का रेंटल एक्सपेक्टेड है, कॉमर्शियल में करोगे तो 55 प्लस। तो एटलीस्ट डबल का डिफरेंस आता है। कॉमर्शियल इज मोर गिविंग